हेलो स्टूडेंट्स, चैनल यू पढ़ में आपका स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 10th के चैप्टर हेरिडिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हेरिडिटी, वेरिएशन, वाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी, इस सब के बारे, क्रॉसिंग टेक्निक, इस सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। नाउ मोनो हाइब्रिड crossing takes place taking one traits is called monohybrid cross. Mendel allowed pea plants to self-pollinate for several generations. मेंडल ने मोनोहाइब्रिड ये हेरिडिटी के लिए जो है सो वर्क किया था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट। तो मेंडल पी प्लांट को सिलेक्ट किया और उसमें काफ़ी जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेट करवाया। क्योंकि गार्डन पी प्लांट बाइसेक्सुअल है, सो मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू दिस सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस। ही फाउंड दैट सीड्स फ्रॉम टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड ओनली टॉल प्लांट्स and yellow seeds producing plant always yielded plants with yellow seed. उन्होंने देखा काफ़ी जनरेशन तक जो है सो सेल्फ पॉलिनेट के बाद देखा कि जो टॉल प्लांट है वो टॉल प्लांट वाले सीड ही प्रोड्यूस करते हैं और येलो सीड जो है येलो सीड वाले प्लांट को ही जो है सो प्रोड्यूस करते हैं। तब मेंडल कॉल्ड ईच ऑफ दीज द प्योर characters and pure breeding plants were called homozygous और pure line plants. homozygous और pure line plant. तब मेंडल ने कहा कि जब ये हमेशा जो है सो टॉल प्लांट टॉल सीड्स ही जो है सो प्रोड्यूस करते हैं और ड्वार्फ, तो मेंडल इस कैरेक्टर को होमोजाइगस यानी कि प्योर, ये प्लांट प्योर प्लांट कहलाता और होमोजाइगस प्लांट कहलाया। तो इन पेरेंटल जनरेशन दैट इज P1 एंड F1 जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन में सेलेक्टिंग टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स ही मेड हंड्रेड्स ऑफ क्रॉसेस बाय ट्रांसफरिंग द पॉलन फ्रॉम टॉल प्लांट्स टू द स्टिग्मा ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स। टॉल प्लांट्स के पॉलन को स्टिग्मा ड्वार्फ प्लांट्स के स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर करके काफी जो है सो वो क्रॉसिंग करवाए। द प्लांट्स ऑफ दिस F1 जनरेशन डिड नॉट शो अप द ट्रेट्स ऑफ अदर पेरेंटल प्लांट, लेकिन किसी भी जनरेशन किसी भी क्रॉसिंग में प्लांट जो है सो ड्वार्फ प्लांट को नहीं शो किया, ड्वार्फ प्लांट के ट्रेट्स को नहीं शो किया F1 जनरेशन में। ऑल प्लांट्स ऑलवेज टॉल एज हियर tall TT, capital T for tall plants and a small t for dwarf plants in P1 जनरेशन क्रॉसिंग किया गया। तो यहाँ आप देखिए रिजल्ट क्या है। रिजल्ट है सारा प्लांट जो है हेट्रोजाइगस हो गया, यानी कि दोनों ट्रेट्स है बट प्रेजेंट ओनली इन जीनोटाइप, सिर्फ जीन में शो कर रहा है ड्वार्फ, बट फेनोटाइप में ऑल प्लांट्स वेर टॉल। ऑल प्लांट्स टॉल हुआ क्यों? क्योंकि टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। टॉलनेस क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये रिसेसिव कैरेक्टर ड्वार्फनेस को दबा देता है, छिपा देता है, जिससे कि ड्वार्फनेस जो है सिर्फ जीनोटाइप में ही प्रेजेंट रहता है और विजिबल नहीं हो सकता है, फेनोटाइप में वो शो नहीं कर पाता है F1 जनरेशन में। इसीलिए सारा प्लांट जो है सो टॉल ही होता है, फिनोटाइप में दिखने में विजिबल में वो सारा टॉल होता है, लेकिन ड्वार्फनेस जो है सो सिर्फ जीन में यानी कि जीनोटाइप में देख रहे हैं आपके दोनों है, दोनों ट्रेट्स है, लेकिन फेनोटाइप में ऑल प्लांट्स आर टॉल। ये F1 जनरेशन का रिजल्ट है। अब F1 जनरेशन को फिर क्रॉसिंग करने के बाद क्या रिजल्ट होता है? जब F1 जनरेशन में क्रॉसिंग करवाया गया तो क्या रिजल्ट हुआ? These F1 tall plants were allowed to self-pollinate and the plants raised were said to belong to the F2 generation.
ये F1 जनरेशन के प्लांट को जब क्रॉसिंग करवाया गया तो जो रिजल्ट हुआ उस प्लांट को F2 जनरेशन कहा गया। F2 generation. The plants of F2 generation were both tall and dwarf. F2 generation F1 generation के प्लांट को क्रॉसिंग करने के बाद F2 जनरेशन में जो रिजल्ट हुआ उसमें दोनों तरह के प्लांट हुए, टॉल और ड्वार्फ, इन एन अप्रोक्सीमेट रेशियो, लगभग 3:1 के रेशियो में, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। ये देखिए यहाँ पर F2 जनरेशन के ये F1 जनरेशन के ये प्लांट है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाया गया जिससे कि दो तरह के प्लांट टॉल और ड्वार्फ दोनों जो है सो 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है F2 जनरेशन में। F3 जनरेशन में जब F2 जनरेशन के प्लांट को क्रॉसिंग करवाया गया तो जो रिजल्ट हुआ उसे F3 जनरेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इन F2 प्लांट्स showed that the dwarf plants of F2 were found to produce only dwarf plants. F3 जनरेशन में F2 जनरेशन के क्रॉसिंग के बाद F3 में जो रिजल्ट हुआ उसमें ये देखा गया कि ड्वार्फ प्लांट जो है वो हमेशा ड्वार्फ प्लांट ही प्रोड्यूस कर रहा है, आइदर सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड, चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो, ड्वार्फ प्लांट हमेशा ड्वार्फ प्लांट ही जो है सो प्रोड्यूस कर रहा है, ड्वार्फ प्लांट ही रेज हो रहा है ड्वार्फ प्लांट से। दूसरा, द टॉल प्लांट्स ऑफ F2 were found to breed 1:3 of true tall and 2:3 tall and dwarf। और टॉल प्लांट में देखा गया कि टॉल प्लांट जो है सो दो तरह के प्लांट जो है सो प्रोड्यूस किए, 1:3 1:3 के रेशियो में ट्रू टॉल यानी कि होमोजाइगस, और 2:3 में टॉल और ड्वार्फ दोनों है, दोनों जो है, लेकिन उसका रेशियो क्या है टॉल और ड्वार्फ का, वही 3:1, यही रेशियो है। इट मीन्स F2 जनरेशन कंटेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट। इसका मतलब है कि F2 जनरेशन जिसको हम क्रॉसिंग करवाए हैं उसमें दो तरह का जो है सो प्लांट था, इस तरह के प्लांट हैं, यानी कि कुछ प्योर है होमोजाइगस, कुछ हेट्रोजाइगस इम्प्योर है, और कुछ जो है सो होमोजाइगस है लेकिन ड्वार्फ है। तो टॉल होमोजाइगस प्योर प्लांट जिसको कि हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं 25% करीब है, और टॉल हेट्रोजाइगस इम्प्योर जिसे कि हम कैपिटल टी और स्मॉल टी कहते हैं, ये जो है सो आपका 50%, यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं F2 जनरेशन का क्रॉसिंग के बाद। और ड्वार्फ होमोजाइगस, ड्वार्फ प्लांट जो होमोजाइगस है, दोनों प्योर है, तो ये इसका रेशियो क्या है 25%, यानी कि 4 प्लांट में से एक टॉल होमोजाइगस होगा, एक ड्वार्फ होमोजाइगस होगा और 2 टॉल हेट्रोजाइगस होगा। यही रिजल्ट हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस से पहले मेंडल का लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉज है वो सिर्फ एक लॉ को छोड़ करके, जो लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इसको छोड़ करके, ये लॉ जो है सो डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है, डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बाकी सारा लॉज जो है लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ रेसेसिवनेस, डोमिनेंस और रेसेसिवनेस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सारा लॉ जो है सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही रिलेटेड है। तो मेंडलिज्म या लॉज ऑफ मेंडल्स के बारे में पहले जो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस को जो है सो देखेंगे कि 2 ट्रेट्स को लेकर के क्रॉसिंग करने के बाद क्या रिजल्ट होता है। After the result of monohybrid cross, Mendel had given these laws. First law, law of unit factors. Tallness and dwarfness are determined by a pair of contrasting factors or determiners. Now these are called gene.
जब मेंडल ने इस हेरिडिटी के बारे में जो है सो एक्सपेरिमेंट किया था और अपना लॉ दिया था, उस समय जीन के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने उसे फैक्टर या डिटरमाइनर का जो है सो नाम दिया कि जो है ये ट्रेट्स को इनहेरिट करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में. Not these are called factors or determinants, not these are called gene. So a plant is tall because it possesses gene or factor for tallness. कोई प्लांट टॉल इसलिए है कि उसमें जो है सो टॉलनेस का फैक्टर या जीन है, और इसे हम कैपिटल टी से जो है सो शो करते हैं, डिनोट करते हैं. एंड ए प्लांट इज ड्वार्फ बिकॉज इट हैज डिटरमाइनर्स फॉर ड्वार्फनेस, दैट इज अ स्मॉल टी, और ड्वार्फनेस को स्मॉल टी से करते हैं. और एक प्लांट ड्वार्फ इसलिए है क्योंकि उसमें जीन जो है वो ड्वार्फ वाला है. तो ये इस लॉ को कहा गया लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर. दूसरा लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस. एक ट्रेट जो है सो क्रोमोसोम का दोनों एलेल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होता है, तो एक उसमें से एक डोमिनेंट ट्रेट होगा और एक रिसेसिव ट्रेट होगा. अब कौन सा ट्रेट जो है ऑफस्प्रिंग में जा रहा है पेरेंट से, इस पर डिपेंड करेगा उस ऑफस्प्रिंग का जो है सो कैरेक्टर्स. तो व्हेन टू फैक्टर्स फॉर अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट आर ब्रॉट टुगेदर by fertilization, only one dominant trait, tallness, expresses itself. दोनों ट्रेट फर्टिलाइजेशन में जो है सो गया, लेकिन एक्सप्रेस वही ट्रेट होगा जो कि डोमिनेंट है, मेकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर सप्रेस्ड. वो दूसरे ट्रेट्स को दबा देगा. तो जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो तो एक्सप्रेस होगा, और जो डोमिनेंट नहीं होगा, रिसेसिव होगा, वो दब जाएगा और वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा. और जो एक्सप्रेस होगा उसे डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे, जैसे कि टॉलनेस हो गया, और जो सप्रेस्ड रहेगा उसे कहते हैं रिसेसिव ट्रेट, दैट इज ड्वार्फनेस. ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिहेवियर, टॉलनेस इज डिस्क्राइब्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ड्वार्फनेस एज ए रिसेसिव ट्रेट्स. और इसके इस तरह जो है के बिहेवियर पर टॉलनेस को डोमिनेंट कैरेक्टर और ड्वार्फनेस को रिसेसिव ट्रेट्स कहा गया, और इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस कहते हैं. नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Determiners occur in pair and now these are called allele. Determiners और जीन ये जो भी है हमेशा पेयर में होता है, और उसके एक सिंगल पार्ट को एलेल कहते हैं. One member of this pair is contributed by each parents. दोनों पेरेंट्स, मदर और फादर, दोनों से एक मेंबर जो है सो ऑफस्प्रिंग में रिप्रोडक्शन के दौरान या फर्टिलाइजेशन के दौरान कंट्रीब्यूट होता है. Now लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. थ्री लॉ जो है, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये तीनों लॉ मोनोहाइब्रिड, थ्री लॉ जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के बाद मेंडल ने इसे एक्सप्लेन किया. एंड फोर्थ लॉ दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद इसको जो है सो दिया गया ये लॉ. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द डिटरमाइनर्स आर नेवर कॉन्टेमिनेटेड बट व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड these unit factors segregate so that each gamete get only one of the two alternative factors. ये डिटरमाइनर जो होते हैं दोनों कंट्रास्टिंग, ये कभी कंटिमिनेट नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, और जब गैमेट फॉर्म होता है तो ये सिंगल गैमेट फैक्टर जो है, सिंगल यूनिट फैक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं ताकि each gamete get only one of the two alternative factors, ताकि एक गैमेट दोनों अल्टरनेटिव फैक्टर में से कोई एक ही जो है सो ले पाए. दिस मीन्स फैक्टर फॉर टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस
factor for tallness, that is capital T, and dwarfness or small t, separate entities, and in the gamete either T, capital T और स्मॉल t इज प्रेजेंट। यानी कि गैमेट में या तो टॉलनेस का जो है सो फैक्टर या एल होगा या ड्वार्फनेस का एल होगा। व्हेन F2 हाइब्रिड टीटी या हाइब्रिड आर सेल्फ पॉलिनेटेड, the two factors या two entities separate out and unite independently, producing tall plant and dwarf plant। और जब F2 हाइब्रिड में F1 टीटी का जो है सो हाइब्रिड का जो क्रॉसिंग करवाया गया तो देखा गया कि F2 के रिजल्ट में दोनों जो है सो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट दोनों जो है सो अपना अपना ट्रेड्स को लेकर के एक्सप्रेस्ड हुआ। इसे कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब कि सेग्रीगेट हो जाता है, जो भी ट्रेड्स है वो सेग्रीगेट होता है, मिक्स नहीं करता है, कॉन्टेमिनेट नहीं होता है। फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद दिया गया, जो कि डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आफ्टर द रिजल्ट ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स विथ 2 ओल्ड एंड 2 न्यू कॉम्बिनेशंस जो है सो प्रोड्यूस हुआ। डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 ट्रेड्स को लेकर के जो क्रॉसिंग करवाया गया, जिसमें कि एक जो है सो येलो राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर और एक जो है सो रिंकल्ड और ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर्स था। 2 ट्रेड्स हो गया राउंड एंड येलो और दूसरा हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन। इन दोनों ट्रेड्स को लेकर के जब क्रॉसिंग करवाया गया तो देखा कि 4 तरह के जो है सो प्लांट प्रोड्यूस हो गए, जिसमें कि 2 ओल्ड यानी कि 2 जो है जो हम पेरेंट में लिए हैं वो दोनों ट्रेड्स है, और 2 न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो फॉर्म हुआ एंड आर फॉर्म 2 ओल्ड एंड 2 न्यू कॉम्बिनेशंस, दैट इज कैपिटल वाई आर, यानी कि येलो राउंड, ग्रीन राउंड, येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन रिंकल्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द F1 हाइब्रिड। फिर F1 हाइब्रिड को क्रॉसिंग करने पर ये रिजल्ट हुआ। These 4 types of gametes on random matting produced 4 types of offspring in the ratio, और ये 4 तरह का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया मैटिंग के बाद, जिसका रिजल्ट था कि ये जो था 9:3:3:1। अब 9:3 का जो देखेंगे रेशियो तो ये भी 3:1 है, या जो कि हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी यही रेशियो आता था 3:1। तो इसे कहा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द लॉ ऑफ मेंडल एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जो है सो जानकारी हासिल की, और जो लॉ मेंडल ने दिया उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस और जीन जो है सो कैसे अपना ट्रेड्स जो है सो जीन जो है सो शो करता है। हाउ डू जीन कंट्रोल द ट्रेड्स, कैरेक्टर्स को ट्रेड्स को जीन कंट्रोल कैसे करता है और ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस्ड होता है, इसके बारे में जो है डायहाइब्रिड क्रॉस के जानकारी के बाद ये दोनों चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है सो देखेंगे। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ भी आपका जो है सो जानकारी आपको हासिल हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव ए गुड डे स्टूडेंट।